श्याम, कैसी है ज्योति? अपने माथे पर स्नेह ठंडा स्पर्श पाकर मैंने आंखें खोली तो सामने मेरी बचपन की सहेली चीनू बैठी हुई थी। मन किया उसके गले से लिपट जाऊं, पर उठ नहीं पाई क्योंकि ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। भरी आंखों से उसका चेहरा निहारती रह गई थी। तू तो इतनी बहादुर है, सारा जीवन कठिनाइयों से जूझती रही, उन्हें परास्त करती रही। ये तो मामूली सी तकलीफ है। तभी राउंड पर डॉक्टर आए। उन्होंने नर्स से कुछ पूछा। श्रीकांत और करण ने कुछ कहा। मीठे स्वर में मेरी तकलीफ पूछी तो मैं मुस्कुरा दी। कहीं दिमाग में चीनू की बातें दिमाग में घूम रही थीं। तू तो इतनी बहादुर है। मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। पापा सचिवालय में क्लर्क थे। बमुश्किल उन्होंने हम चारों को पढ़ाया था। मुझ पर तो उन्हें खास नाज था। हमेशा कहते, ज्योति तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। तुझे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि तू मेरी जिम्मेदारियां संभाल सके। माँ का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता। बीमार माँ की परिचर्या और 3 छोटी बहनों की देखभाल करते करते कब मेरा बचपन दफन हो गया पता ही नहीं चला। शाम को जब छोटी बहनें खेलने जाती तो मैं भी बाहर जाने के लिए माँ से बाल सुलभ हट करती। माँ समझाती, तू खेलने चली जाएगी तो चंचल मुझे परेशान करेगी। तेरे पापा ऑफिस से लौट आएँ तब चली जाना। लेकिन थके हारे पापा को पानी पिलाते, चाय नाश्ता देते। शाम का धुंधलका चारों तरफ फैल जा चुका होता। पोस्ट ऑफिस का काम हो या बैंक का, केमिस्ट से दवाई लाने का या छोटी बहनों के फॉर्म भरने का, सब मैं ही करती। बचपन से ही अपने मन को मारती मारती मैं जैसे पत्थर हो गई थी। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई मेरा मन भी घर में ही रमने लगा। कभी काम नहीं भी होता तो मैं बाहर जाने के जैसे इच्छा ही मर गई थी। मन में कोमल भावनाएं न जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। मैं मेधावी छात्रा थी। बीएससी में गणित लिया और प्रथम श्रेणी में पास हुई। मेरी इच्छा एमएससी करके लेक्चर बनने की थी, पर उस समय पापा ने मुझे बीएड करने की सलाह दी। बीएड करते ही मुझे शिक्षिका की नौकरी मिल गई तो पापा बहुत खुश हुए कि अब मेरी बेटी मेरे दुख दूर करेगी। मुझे पापा की सोच पर हैरानी होती, जो बेटी के हाथ पीले करने की चिंता से मुक्त अपने ही कष्टों के बारे में सोचते रहते। तभी एक दिन चमत्कार हुआ। मेरे लिए श्रीकांत के घर से रिश्ता आया। माँ और पापा बेहद खुश थे। हमारा ज्योति बहुत किस्मत वाली है, बिना ढूंढे ही रिश्ता आया। श्रीकांत से रिश्ता तय करते समय पापा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो ज़्यादा दहेज नहीं देंगे। लेकिन मेरी ससुराल पक्ष के लोग सभी यह सोचकर राजी हो गए कि बहू सरकारी स्कूल की शिक्षिका है, जिंदगी भर दहेज मिलता रहेगा। ससुराल में मेरी अच्छी खातिरदारी हो रही थी। मुंह दिखाई की रस्म वाले दिन रिश्ते की एक सास ने मेरी सास से कहा, श्रीकांत की माँ बहू तो शक्ल सूरत से साधारण है, दहेज भी नहीं लाई, फिर क्या देखकर तुमने श्रीकांत का रिश्ता कर लिया? अरे चाची, आपकी बहू सरकारी स्कूल में टीचर है, जिंदगी भर दहेज लेती रहो, श्रीकांत ने कहा। तो सब हंस दिए, पर मेरी आंखें डबडबा गईं। मैं मन में फांस सी चुभ गई थी। कुछ ही दिनों में सारा आभगत खत्म हो गई। सारा काम निपटा कर स्कूल के लिए निकलती तो सास की आवाज़ सुनाई देती, आज स्कूल से जल्दी आ जाना, याद है ना, सानू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस स्कूल याद रहता है और किसी काम से तो मतलब रहता नहीं। बुरा लगता पर अनसुना कर देती। अगर कमा रही हूँ तो कौन सा अपने मायके पर खर्च करती हूँ, सब तो श्रीकांत को दे देती हूँ। सोचती हूँ श्रीकांत की जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकूँ, लेकिन समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। हर किसी को कोई कैसे समझा सकता है। श्रीकांत भी समझाते, जाने दो, माँ की आदत है। तीनों ब्याह योग नंदों का ब्याह न होने के लिए को वजन मुझे ही होना पड़ता। चंदन से दिल का दुख दर्द बताती तो मन हल्का हो जाता। फिर आपस में आकर वही व्यस्त दिनचर्या। एक बार श्रीकांत मेरे लिए साड़ी और फूलों की बेड़ी लेकर आए। मैं झटपट तैयार होकर बाहर निकली तो सास ने तीखे स्वर में श्रीकांत से कहा, जवान बहनों के सामने ऐसी सस्ती नौटंकी करने का क्या मतलब है? लाना ही था तो उनके लिए भी साड़ियाँ ले आता। बस ऐसी ही 2-3 घटनाओं के बाद उन्होंने भी प्यार जताना छोड़ दिया। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को तनख्वाह मिलती, उसे मैं सास को दे देती। उसमें से सास इतने ही रुपए मुझे देती जिससे स्कूल जाने के लिए महीने भर का रिक्शा का किराया पूरा हो पाता। साथ काम करने वाली शिक्षिकाएं अपनी तनख्वाह से कभी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और सूट लेती और गहने खरीदती, तो मेरा मन भी इन चीज़ों के लिए तरसता। श्रीकांत से कभी कहती तो खामोश तो हमेशा कहते, मेरी बहनों की शादियाँ हो जाने दो, फिर तुम जो चाहोगी ले लेना। कभी किसी ने नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, सपने हैं। मैं सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गई। साल 6 महीने में कभी पिक्चर देखने जाते तो नन्हे साथ रहती, कभी स्कूल में किसी चीज़ के लिए चंदा देना पड़ता तो सास की त्योरियाँ चढ़ जाती। समय के अंतराल के साथ तीनों नंदों का विवाह हो गया। नंदों के विवाह की जिम्मेदारियाँ
से मुक्त हुए तो अपने परिवार बढ़ाने के विषय में सोचना शुरू किया। 6 साल बाद कुणाल का जन्म हुआ तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। नामकरण का फंक्शन धूमधाम से मनाने के लिए मैंने और श्रीकांत ने कर्ज ले लिया था। मेरे मायके से भी सभी रिश्तेदार जमा हुए थे। हमेशा की तरह लेन देन के मामले को लेकर खुसर फुसर होती रही। मेरे मायके वालों के जाते ही श्रीकांत मुझ पर बरस पड़े। तुम्हारे पापा को जरा भी समझ नहीं है, इतने दिनों बाद हमारे घर बच्चा हुआ है और इतने सस्ते में टरका दिया। अपमान से जड़ हुई मैं कुणाल को छाती से चिपकाए थर थर काँपती रह गई। उसी रात को इनका रूप फिर से एकदम ही बदल गया। बड़े मीठे स्वर में इन्होंने कहा, सुनो, अम्मा कह रही हैं सिर्फ कपड़े देने के कारण तीनों बहनोइयों के मुंह फूले हुए हैं। कल तुम अपने अकाउंट से रुपए निकाल लाना, तीनों के लिए कान के बुंदे लेने होंगे। मैंने हाँ तो कह दिया, पर पूरी रात मेरी आंखें छलछलाती रहीं। शादी के बाद कई बार मन किया कोई छोटी सी चीज़ लेने का, पर अपने ऊपर कभी खर्च ही नहीं कर पाई। फिर अगले वर्ष स्वाति आ गई, खर्चे और भी बढ़ते गए। समय गुजरता ही गया, बच्चे जवान हो गए। अम्मा को कुणाल और स्वाति की शादी का बड़ा शौक था, पर दुर्भाग्यवश वो ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गई। स्वाति की शादी हमने एक इंजीनियर से कर दी। खासा दहेज देना पड़ा, पर लायक दामाद पाकर हम निहाल थे। कुणाल पहले पढ़ने में होशियार नहीं था, उसकी संगत में बुरी थी। सबने सलाह दी कि उसकी शादी कर दो तो सही राह पर आ जाएगा। बचपन से ही कुणाल इस घर में मेरा अपमान होते देखा, इसलिए उसके स्वभाव माँ का आदर जैसी कोई भावना भी नहीं। बहू के आने के बाद उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। श्रीकांत के बार बार पैसे मांगने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। मैं कभी समझाने की कोशिश भी करती तो पैर पटकता हुआ चला जाता। मुझे तो अपमान का घूंट पीने की आदत ही पड़ गई थी। चुपचाप पैसे दे देती। इधर कुछ दिनों से मुझे सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायत रहने लगी थी। डॉक्टर ने युक्त रक्तचाप की बीमारी बताई, खान पान में परहेज और किसी किस्म का तनाव न लेने की सलाह दी। लेकिन मेरे जीवन में तो तनाव ही तनाव था। मन में आया क्यों ना नौकरी से इस्तीफा दे दूं, स्वास्थ्य लाभ होगा। वैसे भी अब फर्ज तो सारे उतर ही गए थे, बस उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे, मैंने अपने मन की बात कह दी। मैं नौकरी करते करते थक गई हूँ, अब तो बहू तू जल्दी से मुझे एक पोता दे दो, मैं नौकरी से इस्तीफा देकर उसके साथ खेलूँगी। मुझे ऐसा लगा मेरी इस बात से खुश होंगे, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंतित रहते थे। पर श्रीकांत और कुणाल की आंखें विस्फारित हो गईं। क्या मम्मी, तुम जॉब छोड़ दोगी? इतने आराम की नौकरी है, तुम्हारी इतनी अच्छी तनख्वाह है, फिर भी अभी तो तुम्हारी रिटायर होने में अभी 4 वर्ष और हैं। फिर सुना है सरकार शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने जा रही है। आजकल तो लोग रिटायर के होने के बाद भी कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कुणाल के स्वार्थी स्वभाव को देखकर दंग रह गई। इस उम्र तक माँ शरीर खींच खींच कर काम करे, रिटायर होने के बाद भी काम करने की सोचे, और जवान लड़का जिसे काम करना चाहिए माँ बाप के भरोसे ही बैठा रहे। आए दिन कुणाल अपने लिए कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने की योजनाएं बनाता। अंत में हमने उसके लिए एक बिजली के सामान की दुकान खुलवा देने के लिए सोची। मन को दिलासा दिया कि चलो, एक ही तो बेटा है, खुद कमाना शुरू करेगा तो हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई। मेरी छोटी बहन आरुई अपने बेटी और छोटे गुदगुदे बच्चे के साथ 2 दिनों के लिए हमारे घर आई। स्कूल से छुट्टी लेकर मैं पूरे समय उसके बच्चे के साथ खेलती रही। पूरा घर छोटे बच्चे की किलकारियों और खेलियों से साथ गूंजता रहा। बच्चे के साथ खेलते खेलते मैं खुद भी छोटी बच्ची बन गई। विदा का दिन नज़दीक पहुंचा तो एटीएम से पैसे निकालकर बहन के लिए सिल्क की साड़ी और सोने की चैन, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा और बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े ले आई। देखते कुणाल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। श्रीकांत को भी अच्छा नहीं लगा होगा, ये तो मैं उनके हाव भाव और मुखारबिंद देखकर पहचान गई थी। आरोही के जाते ही कुणाल बरस पड़ा। माँ, तुम्हें पता भी है अभी दुकान के लिए कितने पैसे चाहिए? इन लोगों पर इस तरह पैसे लुटाने की ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? मेरी सिराएं झनझन कर रही थीं, चेहरा और कनपटियाँ सब बुरी तरह गर्म हो गई। क्रोध के आवेश में थर थर काँपती मैं चीखने लगी। मैं क्या चाहती हूँ सुन, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मेरे जो जी में आएगा वही करूँगी। दिन रात करके मैं कमाती रहूँ, खर्चों का हिसाब तुम लोगों को देती रहूँ। जो मैं जी में आएगा वही करूँगी।
तो होता कौन है मुझसे हिसाब लेने वाला? मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और सीने में तीव्र पीड़ा का एहसास होने लगा। डाइनिंग टेबल पकड़कर खड़े होने की कोशिश तो लड़खड़ाकर मैं फर्श पर गिर गई। होश आया तो अस्पताल में थी। इन्हीं सोचों में डूबी हुई न जाने कब सो गई। जब आंखें खुली तो सुबह उठी तो श्रीकांत खिड़की के पर्दे खिसका रहे थे। मुझे जगा हुआ देखकर वो मेरे पास आकर बैठे। मेरी हथेली को अपने हाथों में दबाकर, ज्योति अब कैसा लग रहा है? मैंने धीरे से उन्हें आश्वस्त किया, चिंता न करें, अब मैं ठीक हूँ। श्रीकांत की आंखें नम हो गईं। बोले, ज्योति मुझे क्षमा कर दो। जब मैंने तुम्हारे मन को समझने की कोशिश नहीं की तो कुणाल को क्या दोष दें? वो तो बच्चा है। तुम इस परिवार के लिए सारा जीवन अपनी इच्छाओं की आहुति देती रही और मैंने तुम्हारी भावनाओं संवेदनाओं को समझने तक की कोशिश नहीं की। मैं बीता हुआ समय तो लौटा नहीं सकता, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने जीवन का शांत काल तुम अपनी इच्छा अनुसार जी सकोगी। मेरी आंखों की कोर से टप टप आंसू बह निकले। निश्चित रूप से मैं तेरे सुखद भविष्य का